हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 चौरासी को पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक कर दिया, यानी कि अलग अलग में पृथक कर दिया, विभाजित कर दिया। इसने निर्देशक मंडल यानी कि एक नई कमेटी निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामले के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक कमेटी का गठन किया, एक निकाय का गठन किया। इस प्रकार द्वैध शासन प्रणाली दो निकाय परिषद की दो परिषद की स्थापना का आरंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य यानी कि ब्रिटिश शासन के आधिपत्य लाया गया क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया, यानी कि उस पर कंपनी के प्रभुत्व को लेकर, यानी कि उसे अपने आप में निकाय कम शाही शासन का प्रभुत्व में लाया गया। 1786 अधिनियम एक्ट 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। गवर्नर जनरल उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें, यानी उसने दो डिमांड्स रखी। नंबर 1, उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अभिभावी करने अथवा ना मानने का अधिकार हो, यानी कि उसे जो भी निर्णय ले मानने या इनकार करने का स्वतंत्र था। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ के पद भी दिया गया। उसे कमांडर यानी कि सेना का कमांडर का जो पद होता है उससे भी दिया गया। उपरोक्त शर्तों को 1786 के प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। 1793 का चार्टर एक्ट इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अभिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को विस्तार, यानी प्रेसिडेंसी जो गवर्नर थे उनकी शक्ति को विस्तारित कर दिया। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रण करने, बंगाल और उड़ीसा और बम्बई के प्रेसिडेंट से उनके ऊपर अधिक शक्ति को प्रदान की। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता कर दी, यानी गवर्नर जनरल की काउंसिल की सदस्यता होनी अनिवार्यता कर ली। बशर्ते कि उनसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उसके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया, जो भी था ब्रिटेन के मूल्यों से ना होकर भारतीय रुपयों में किया जाना चाहिए।
इससे से व्यवस्था दी गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल से भुगतान। अब हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813 यानी कि 1813 में पारित किया गया। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार अधिकार को समाप्त कर, यानी कि इसने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। यानी भारत व्यापार को भी सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया पहली बार 1813 ईस्वी में। जो भी थे ब्रिटिश के सभी व्यापारियों के लिए, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, सभी के लिए खोल दिए गए, व्यापारियों के लिए खोल दिए। तब भी इस कानून में चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के अधिकार को बाहर, यानी कि चाय के व्यापार और चीन के साथ कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक तरफा उसको रखा। इस कानून ने भारतीय कंपनी शासित क्षेत्रों में ब्रिटेन की राज्य प्रभुता स्थापित 1813 ईस्वी की ब्रिटेन की राज्य प्रभुता स्थापित की। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की, यानी कि भारत में प्रथम बार 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरी यानी कि ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए 1813 ईस्वी के में भारत में प्रसार और प्रचार की अनुमति दी गई 1813 ईस्वी के चार्टर कानून में। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बंदिशों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार, यानी कि ब्रिटिश के जो वहाँ की शिक्षा थी भारत में चालू लागू कर दी गई। प्रचार और प्रसार करने की अनुमति दी गई 1813 ईस्वी के चार्टर कानून में। ठीक है। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया। 1813 ईस्वी के चार्टर कानून के तहत भारत में प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने कर लगाने को अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करवाने, एक और नियम कर दिया, जो कर का भुगतान नहीं करें उसे दंडित करने की व्यवस्था की गई। एक नया आता है चार्टर कानून 1833 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, इस अधिनियम की 1833 अधिनियम न कि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, बल्कि उसने समस्त भारत की गवर्नर जनरल का पद बना दिया, जिससे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थीं। उसमें भारतीय गवर्नर जनरल में उसमें सैन्य शक्तियाँ तथा नागरिक शक्तियाँ सभी निहित थीं। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्णय किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारत क्षेत्र पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर, ये सबसे मेन पॉइंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल थे और विलियम्स लॉर्ड बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और बम्बई गवर्नरों को विधायिका शक्ति से वंचित, यानी कि भारत गवर्नर जनरल मद्रास, जिसे आजकल हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, और बम्बई यानी कि जो है प्रेजेंट टाइम में बम्बई, जिसे हम लोग मुंबई बुलाते हैं, मद्रास यानी कि वहाँ के गवर्नर जनरलों की विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिया। इसने भारत में प्रथम विधायिका के असीमित आकार को प्रदान किया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट अधिनियम कहा गया।
ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश यानी कि कंपनी जो कि थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जितने भी अधिकार वाले क्षेत्र वो ब्रिटिश राजशाही के क्षेत्र में आने लगे, तहत कब्जे में कर दिया गया। इस बात के कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 में पहली बार सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया। 1833 ईस्वी के में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी भारतीयों को किसी पद या कार्यालय और रोजगार और को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाए। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसका प्रावधान था। इसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसे प्रावधान को समाप्त किया। फिर हम पढ़ते हैं 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद एवं विधायिका, इसमें दो गवर्नर जनरल और विधायिका जनरल की परिषद और विधायिका के प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। विधायिका और परिषद दोनों अलग अलग कर दिए गए। इसके साथ परिषद में 6 और नए पार्षद, इसमें 6 1853 के ईस्वी में 6 और नए पार्षद जोड़े, इन्हें विधान परिषद कहा गया। और दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधायिका का गठन किया जिससे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद ने अपनाई जाती हैं। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के कार्य के रूप में किया जाना, जिसके विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत है। इसने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ, इसमें फिर दोबारा सिविल सेवकों के लिए सेवा नागरिकों के लिए भारतीयों के लिए खोल दी गई। फिर इसमें 1854 में मैकली समिति का गठन किया गया। मैकली समिति का कभी क्वेश्चन आ जाए, मैकली समिति का गठन कब किया गया था? 1853 के अधिनियम में और 1854 में मैकली समिति का गठन किया गया। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड के राजशाही के तहत कब्जे में रखने का अधिकार। 1853 के तहत भारत को राजशाही शासन के तहत रखने का निर्धारण किया गया, कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें अधिकार दिया गया, लेकिन पूर्व अधिनियमों के इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया था। इससे स्पष्ट था कि सांसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय, इसमें 1853 ईस्वी में कंपनी का शासन किसी भी वक्त समाप्त किया जा सकता था। इसने भारत में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल परिषद में 6 नए सदस्यों में 4 का चुनाव भारत, 4 चुनाव बंगाल, मद्रास और बम्बई, आगरा की स्थानीय प्रांतीय परिषदों से किया जाना